दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया, जो लड़ाई छेड़ी, वो आज 21वें दिन में प्रवेश कर गई। शुरू में जब लड़ाई शुरू की गई थी तो अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि ये 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी और 3-4 दिन में घमासान लड़ाई होगी और फिर तेहरान में सरकार बदल जाएगी, अपनी पसंद का कोई राजा बैठा देंगे। और अमेरिका में ऑलरेडी एक राजा मछल उछल उछल कूद कर रहा था कि वो अगला वही होगा, वहां का बादशाह ईरान का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, और ईरान के सबसे बड़े नेता, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया गया पहले ही दिन इस हमले के। उसके बाद भी कई बड़े बड़े उसके नेता इस दौरान हमले में मारे गए हैं। लेकिन ईरानी जो अवाम है और ईरान का जो पूरा का पूरा जो सैन्य तंत्र है वो इंटैक्ट है, और लड़ाई कितनी लंबी चलेगी ये कोई नहीं जानता। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता आज के इस दौर में, लेकिन हम जो हालात हैं उसका आकलन कर सकते हैं। हम आकलन आज करने जा रहे हैं कि इसका पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, भारत के बाजार पर, भारत की राजनीतिक जो आर्थिकी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उस पर क्या असर पड़ रहा है, ईरान पर भी क्या असर पड़ रहा है और अमेरिका और इजराइल पर भी क्या असर पड़ रहा है। हम इन तमाम मुद्दों को कोशिश करेंगे कि अपने आधे घंटे के इस कार्यक्रम में समेटें। लेकिन ये बिल्कुल संक्षिप्त है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंटेटर, एक बहुत बड़े विश्लेषक मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजेश महापात्रा। राजेश महापात्रा आर्थिक मामलों के जानकार हैं, पीटीआई में भी हो रह चुके हैं संपादक, कई जगहों पर उन्होंने काम किया है, कॉलम लिखते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आर्थिक मामलों का ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को अच्छी तरह समझते हैं, कि ये लड़ाई 21वें दिन पहुंच गई है। अमेरिका ने सोचा था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इजराइल ने भी सोचा था यही, लेकिन लंबी जा रही है। गैस जो फील्ड्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं, रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, और पहले तो ईरान के जो गैस फील्ड है बहुत बड़ी पार्श, उस पर हमला हुआ। अब बहरीन पर हो रहा है, कतर पर हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है ये युद्ध, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी जो मौजूदा हालत है इस साफ है कि ये युद्ध हाथ से निकल गया है। कोई एक पार्टी इसको कंट्रोल में नहीं कर सकता है। और जैसे मैंने आपके शो में पहले कहा था, युद्ध छेड़ने के लिए एक पार्टी काफी है, लेकिन युद्ध बंद करने के लिए एक से अनेक पार्टियों की जरूरत पड़ती है। अभी जो हमें देखने को मिल रहा है, और आपने एकदम सही कहा, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कहा था कि उन्होंने कहा था कि 4 हफ्ते तक हमारी ज्यादा से ज्यादा ये लड़ाई चलेगी, और आज हम बात कर रहे हैं 21वां दिन में ये लड़ाई एंटर किया है, और चौथा हफ्ता कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि ये लड़ाई में इमीडिएट डी एस्केलेशन होगा। तो ये तनावपूर्ण माहौल अब कई दिनों तक मेरे ख्याल से खींचेगा, और इसका असर केवल ना कि अर्थव्यवस्था नहीं, और बहुत सारे मुद्दों को लेकर भी दिखना शुरू हो गया है। जैसे कल आपने देखा कि हमारे स्टॉक मार्केट में 2500 पॉइंट का गिरावट लगभग सेंसेक्स में आया, 800 पॉइंट के करीब करीब निफ्टी में आया। ये जब 2024 में नरेंद्र मोदी के जो एनडीए गठबंधन जब मेजोरिटी नहीं मिला था, चुनाव के नतीजे जब आए थे, उसके बाद ये सबसे बड़ा गिरावट है। आज हालांकि मार्केट रिकवरी की है, लेकिन ये सिलसिला लागू रहेगा कि एक दिन एक बहुत बड़ा गिरावट आएगा, या एक दो तीन दिन लगातार गिरावट आएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा रिकवरी होगा। लेकिन अगर आप पैटर्न देखें तो अगर 100 पैसा का गिरावट होता है तो उसके अगला 1-2 दिन में 40 से 60 पैसे का रिकवरी होता है, लेकिन मार्केट नीचे ही चले जा रहा है। लेकिन देखिए, मार्केट जो है ये सेंटिमेंटल प्ले आप देख रहे हैं। अब असल में आप
रियल इंपैक्ट देखने लग जाएंगे बहुत जल्दी। ये लड़ाई साफ दिख रहा है, ये केवल अमेरिका और इजराइल की लड़ाई हो, और इसमें बाकी लोग पीछे बढ़ रहे हैं। देखिए ये अभी खेल क्या हो रहा है, देखिए इस लड़ाई से कोई विजेता नहीं निकलेगा, कोई विक्टर नहीं बनेगा, लेकिन इस लड़ाई से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा और कुछ चंद लोगों को कुछ फायदा होगा। फायदा का मतलब विनिंग नहीं होता है। हाँ, अब आप अगर मुझे पूछें तो अभी तो मुझे क्लियरली एक कंट्री पूरा फायदामंद दिखाई दे रहा है, वो है रशिया और उसका नेता व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अब देखिए कल अमेरिका का खुद का एलाई साउथ कोरिया, उन्होंने बोला कि हम रशियन ऑयल खरीदने का सोच रहे हैं। अब हमने रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, चाइना तो खरीद ही रही है। अब चंद दिनों में आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के कई सारे देश अब ये शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वॉर से इंपैक्ट जो है वो अनइवन हुआ है। इस वॉर से एशिया के देशों को जितना घाटा पहुंचा है, नुकसान हुआ है, उतना अमेरिका और यूरोप को नहीं हुआ है। ये बात साफ है। और उसको आप अगर देखना चाहें स्टॉक मार्केट का बिहेवियर से भी देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट, अमेरिका का स्टॉक मार्केट जहां ये लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक 3.7% गिरा है, अगर आप एशिया को देखेंगे, एशिया का जो कॉमन बेंचमार्क इंडेक्स लिया जाता है उसमें उसका दुगना रेट गिरावट हुआ है, 7.6%। यानी कि जो तेजी से अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिरा है उसके दुगना तेजी से एशिया के स्टॉक मार्केट गिरे हैं। और एशिया के अंदर अगर आप कल तक का हिसाब किताब लेंगे तो भारत का स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा घाटा उठा है। हमारे यहां 8.7% गिरा हुआ है हमारा मार्केट जब से लड़ाई शुरू हुआ है। लगभग आप कह सकते हैं कि 10%, छोटी बात नहीं है। वो इसलिए है कि एशिया जो है जबरदस्त तरीके से इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर, ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंड है, और एशिया के अंदर सबसे ज्यादा डिपेंडेंस इंपोर्टेड ऑयल और गैस के ऊपर भारत का है। ना केवल एशिया, अगर आप दुनिया के सारे लार्ज इकोनॉमीज लें उनमें भारत का डिपेंडेंस और इंपोर्टेड ऑयल और गैस के ऊपर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। 80% से ऊपर हम लोग, 85% से ऊपर हम करते हैं। ठीक है, ये हिसाब किताब 30 साल पहले भी था, हम लोग बहुत सारे नाराबाजी किए हैं, लेकिन हमने कुछ किया नहीं ग्राउंड पे, तो इसीलिए अभी भी हमारा उतना ही है या बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा है हिस्सा। ठीक है, तो बात यह है कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बाकियों के मुकाबले में काफी वल्नरेबल है, ज्यादा ही वल्नरेबल है इस क्राइसिस को। तो ये क्राइसिस जितना देर तक चलेगा हमारे मुसीबत दूसरों देशों के मुकाबले में ज्यादा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर इस बात का एहसास, मैं तो मानता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं इसका एहसास हमारी सरकार के जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो आर्थिक सलाहकार हैं, उनको भी होगा। सभी लोग समझ रहे हैं कि भारत को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए, कितना ये परेशानी भरा दौर है। लेकिन पॉलिटिकल स्तर पर ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई डिस्कोर्स सामने नहीं आ रहा है कि भारत एक पुराने जमाने का जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता था, आज भी वो ब्रिक्स का इस समय चेयरमैन के तौर पे अभी मेजबानी करने जा रहा है कुछ ही महीने के बाद ब्रिक्स देशों को। तो एक इनिशिएटिव, जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को तबाही की तरफ ले जाने वाला ये जो दौर है वो खत्म किया जाए। यानी एक युद्ध कैसे खत्म हो, इसमें इंडिया का इनिशिएटिव दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए, बहुत सही सवाल आपने पूछा। अगर इंडिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है तो इंडिया को सबसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए ये लड़ाई को रोकने के लिए। और जब इंडिया एक गरीब राष्ट्र था तब भी इंडिया ऐसे चीजों में इंटरफियर करता था और इफेक्टिव इंटरवेंशन होता था इंडिया का, क्योंकि एक विश्व स्तर में
भारत का एक स्थान था। हम कहते थे तो कुछ लोग सुनते थे, बहुत कुछ लोग सुनते थे। आज हम कुछ कहते हैं तो कुछ चंद ही लोग सुन रहे होंगे, ज्यादातर लोगों के स्कीम ऑफ थिंग्स में हम है नहीं। अब उसका मैं उदाहरण, आपने ब्रिक्स का बताया, ब्रिक्स को हमने बहुत पहले से ही नजरअंदाज कर लिया, और सिर्फ एक ही कारण, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। सीधी सी बात है, राइट? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, धमकी दी कि अगर ब्रिक्स अपना इन्फ्लुएंस फैलाने लगे, ब्रिक्स अगर कोई एक करेंसी अपना लाने का कोशिश करेगा तो मैं सैंक्शंस लगाऊंगा, हम चुप हो गए। गलत हुआ। उसके बाद कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। वेनेजुएला के ऊपर जब अटैक हुआ तो उस समय ब्राजील ने भी शोर मचाया, दूसरे लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज। हमने कुछ नहीं कहा। ईरान के ऊपर अटैक हुआ, ईरान तो ब्रिक्स का सदस्य बनने लगा था, तो हमने कुछ नहीं कहा। आज देखिए, लूला और सांचेज की मीटिंग हो रही है, स्पेन के लीडर और ब्राजील के लीडर के बीच में। हम कहीं नहीं है उस मीटिंग में। ट्रंप शिपिंग से मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, हम नहीं है अब ट्रंप के स्कीम ऑफ थिंग्स में। ट्रंप ने जब वॉरशिप के लिए अलग अलग राष्ट्रों को बोला, उन्होंने जिन राष्ट्रों का नाम लिया और उसके बाद एंड अदर्स बोला, वो जो देशों में हमारा नाम नहीं था। हम क्लेम करते हैं कि हम अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमको अमेरिका, हमारे साथ अमेरिका इसलिए दोस्ती करना चाहता है कि अमेरिका हमको चाइना का काउंटरवेट बनाना चाहता है। लेकिन वो जो मैसेज ट्रंप ने दिया, वो जो अपील किया, उसमें उन्होंने चाइना तक का नाम ले लिया, आपका नाम नहीं लिया। ठीक है, आप सबसे बड़ा जो भूल, पता नहीं अभी तक ये एक बड़ा रहस्य रह गया है, आपके प्रधानमंत्री युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल गए। पूरा दुनिया जब देख रहा था कि किसी भी वक्त ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं? ऑफिशियली ये कहा जाता है कि डिफेंस और अदर कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन हो का कोई ऐसा ही बड़ा अर्जेंट मसला था तो राजनाथ सिंह को भेज देते। ठीक है, जो काम डिफेंस मिनिस्टर का है, जो काम एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर का है, वो काम हमारे प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? या जो कामों का क्रेडिट उन लोगों को जाना चाहिए या उनके दायरे में होना चाहिए, उसमें हमारे प्रधानमंत्री क्यों घुस रहे हैं? तो आपने जैसे कहा, 2 चीज है। एक तो केंद्रीकरण, हमारे यहां गवर्नेंस की केंद्रीकरण, राजनीति की केंद्रीकरण, और साथ साथ ये एक फ्लॉड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये हमारे देश के हित में नहीं है। हमारा एक फेडरल कंट्री है, हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कतई केंद्रीकरण राजनीति का या गवर्नमेंट मैनेजमेंट का केंद्रीकरण कभी भी 140 करोड़ वाली आबादी देश का देश जो है उसके लिए कभी उसका हित में नहीं है। ना कि ये हमारा संविधान हमको इसके गाइडेंस देता है। दूसरे तरफ जो बरसों से हम नॉन अलाइनमेंट, हमारे जो पंचशील, और जो बहुत देर तक हमें गाइड किया है और अच्छा खासा हमें गाइड किया है, उसको हमने एक तरफा करके हमने पूरे, हमारा जो वर्ल्ड एंगेजमेंट है, दिक्कत हमारा ये है कि हमारा जो एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, हम उसको एक वैल्यूज, एथिक्स, मोरल फिलोसॉफी बेस्ड जो हमारा एक फ्रेमवर्क था, वो फ्रेमवर्क को हटा के हमने ट्रांजैक्शनल फ्रेमवर्क बना दिया, धंधे की फ्रेमवर्क बना दिया। धंधे के फ्रेमवर्क में मैंने जैसे आपके शो में पिछले बार भी कहा था, ग्लोबल एंगेजमेंट में धंधे जरूर अहमियत रखते हैं, लेकिन धंधे के बेसिस पे ग्लोबल एंगेजमेंट के ब्रॉड प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स वर्कआउट नहीं होते हैं।
वो कभी भी आपका रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाता है। और इसीलिए देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी हर कोई कह रहा है यार व्हाई आर वी बेटिंग ऑन द रॉन्ग हॉर्स, हम जिसके ऊपर बाजी लगा रहे हैं वो घाटे में जा रहा है। अब ट्रंप दिक्कत में आ गए हैं अमेरिका में, इजराइल बदनाम हो चुका है दुनिया भर में, और यहां तक, और हमें इतना बड़ा क्राइसिस में कोई हमें नहीं कह रहा है कि इंडिया कैन प्ले द रोल ऑफ ए मीडिएटर। हालांकि अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे वेस्ट एशिया के एंगेजमेंट के साथ, हमारी बहुत जबरदस्त गुडविल है, हमारे लोगों की बहुत जबरदस्त गुडविल है, जो हमारे वहां जो प्रवासी हैं अरब देशों में। बॉलीवुड क्रिकेट को लेकर तो अरब के राष्ट्र पागल होते हैं, ठीक है। इस तरह का गुडविल हमारे पास है, हम एक बहुत बढ़िया पोजीशन में थे ये निगोशिएट करने के लिए, मीडिएट करने के लिए, बशर्ते अगर हम इजराइल नहीं जाते। आज अगर हम नहीं कर पा रहे, वो मुझे लगता है वो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर है। जी, अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो नाराजगी अंदर अंदर दिखा रहे थे, बोल भी रहे थे। उन्होंने एक बयान जारी किया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, द नीदरलैंड्स एंड जापान। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जो लड़ाई का एक प्लान अमेरिका सामने ला रहा है, मैं नहीं जानता कि वो लड़ाई का प्लान वो कहाँ जाएगा, क्या उसका आकार होगा, लेकिन ये जो बयान दे रहे हैं उसमें ईरान पर जो हमला है, जो अमेरिका इजराइल का, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। लेकिन जो बहरीन और कतर पर जो जवाबी कार्रवाई जो की है ईरान ने, उसकी आलोचना की जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत कीजिए, लेकिन आप जो पहले का और प्राथमिक हमला है उस पर जो ओरिजिनेट होती है, जहां से सारी की सारी ये जंग, उसकी चर्चा ही आप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मुल्क, क्या आपको लगता है कि ये कोई रीथिंकिंग कर रहे हैं ये मुल्क अमेरिका के साथ फिर से जुड़ने की, या एक ब्रॉडर अलायंस बनाने की, क्या ये कुछ संभव है? क्योंकि इस तरह की, जिस तरह की भाषा है उसमें लगता है कि ये पहले की पोजीशन से थोड़ा सा बदले हैं और अमेरिका की तरफ थोड़ा लचीलापन इनका आया है। ना, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं। एक्चुअली इन सबके ऊपर बहुत दबाव है अमेरिका की तरफ से, वॉरशिप भेजने की दबाव है, लड़ाई में मदद करने की दबाव है, अपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को आगे बढ़ाते हुए किसी तरह से एक रास्ता निकालने की दबाव है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वो नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये इस तरह से स्टेटमेंट्स देकर दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। और इस स्टेटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, आपको पता है, हमको पता है, क्योंकि जो अटैक इजराइल ने पहले किया उसके रिएक्शन में ईरान ने किया, तो आप उसकी जिक्र नहीं कर रहे हो। बल्कि उससे तो अच्छा है कि जो मोदी जी का जो कॉल हुआ कल जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर, जॉर्डन के लीडर को लेकर, मेरे ख्याल से मोदी जी ने बड़े, मेरे ख्याल से कभी कभी वी हैव टू गिव डेविल हिज ड्यू, और उन्होंने बिना नाम लिए हुए उन्होंने कहा कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम अटैक को कंडेम करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको कंडेम किया है बिना इजराइल के नाम लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर में ये समझ में आया है। लेकिन कम से कम मोदी, भारत ने तो किया कम से कम उसका अटैक। इन देशों ने इस स्टेटमेंट में इन्होंने उसकी कोई जिक्र नहीं की, और आप कह रहे हो कि आप ये इसको कहते हैं डबल स्पीक। और यही डबल स्पीक के कारण, वेस्टर्न कंट्रीज के यही डबल स्पीक के कारण जितने सब बने थे वर्ल्ड बॉडीज, यूनाइटेड नेशंस हो जाए, वर्ल्ड बैंक हो जाए, IMF हो जाए, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डिस्क्रेडिट हुए हैं। और उस डिस्क्रेडिट का फायदा सबसे ज्यादा ट्रंप सरकार में आने के बाद उठाया। उन्होंने कहा कि ये तो बेकार, सबसे पहले तो उसका क्रिटिसिज्म उन्होंने किया, और इसमें सबसे ज्यादा डबल स्पीक यूरोप की तरफ से आया है। तो देखिए, ट्रंप ने अटैक किया, आपने कंडेम नहीं किया। इजराइल ने ये यूनिलैटरली, इजराइल और यूएस ने बिना प्रोवोकेशन की ये लड़ाई शुरू की, ये फैक्ट है। जब मीडिएशन टॉक्स जिनेवा में हो रहा है, पीस टॉक्स का कोशिश की जा रही है, ओमान मीडिएट कर रहा है, आपने एक तरफा जंग छेड़ दी, ये तो फैक्ट है।
इस चीज को आप जो लैंग्वेज इसमें यूज किए हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेमनेशन, राइट, ये जो आप जो चिट्ठी पढ़े, जो डिक्लेरेशन पढ़े, आपने स्ट्रॉन्गेस्ट छोड़िए, स्ट्रॉन्ग तक को वर्ड यूज नहीं किया, कंडेम नहीं किया। और आप बोलने से क्यों? यही तो दिक्कत है, आज कोई है नहीं वहां पे मीडिएट करने के लिए। ये वॉर इसलिए खींचेगा क्योंकि हर युद्ध को रोक पे लाने के लिए किसी को ना किसी को तो मीडिएट करना पड़ेगा ना। अब कौन मीडिएट करेगा? अब देखिए आयरनी क्या है, मुझे जो लगता है अल्टीमेटली ये वॉर में मीडिएशन चाइना करेगा। अब देख लीजिएगा। राजेश जी, एक और बड़ा सवाल घूम रहा है पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, केवल अमेरिका में नहीं, कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ा सुपर पावर देश दुनिया का, कि जो चाहता है कि अब दुनिया में और कोई सुपर पावर ना उभर पाए, हम ही केवल रहें, उस अमेरिका की आर्थिक हालत इस लड़ाई में काफी डिफिकल्टी फेस कर रहा है। बात की जा रही है, शुरू में कहा गया कि केवल 6 दिनों में $11 बिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका था। अभी $200 बिलियन उन्होंने कांग्रेस से फिर मांगा है कि भाई हमें और मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी ये लड़ाई कहीं बहुत जोखिम भरी है? क्या लगता है कि अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में जो ये कदम उठाया है, जिसके बारे में उन्हीं के एक बहुत उच्चाधिकारी, बड़े अधिकारी ने जो रिजाइन किया, जोसेफ केंट, उन्होंने कहा कि इजराइल के कहने पर ये लड़ाई ट्रंप ने छिड़ी है, जिसको नेतन्याहू ने कल खंडन किया है बल्कि। तो क्या लगता है कि ये बड़ी मुश्किल में अमेरिका पड़ सकता है इस लड़ाई में, अगर ईरान ने लंबे समय तक इस लड़ाई को जारी रखा? निश्चित रूप से अगर ये लड़ाई, देखिए अब लग रहा है कि 4 हफ्ते में, जैसे ट्रंप कह रहे थे 4 हफ्ते तक चलेगा, ये तो लग नहीं रहा है। और जैसे हमें समझ में आ रहा है, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ईरान पिछले साल जो जून में अटैक हुआ था, उसके बाद ईरान ने अपनी तैयारी कर ली थी कि अगर इस तरह से हो, और उन्होंने सारे सिनेरियोस खोल दिया था कि हमारे लीडरशिप को ये असैसिनेट करेंगे। इस परिस्थिति में किस तरह से हम 60 से 90 दिन तक ये लड़ाई खींच सकते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं, ड्रोन्स, मिसाइल्स, ईरान के काफी डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं, उसके बावजूद वो लगातार अटैक करे जा रहे हैं। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि इन्होंने बकायदा तैयारी कर रखा था, और वो अभी ये लड़ाई को खींचेंगे, क्योंकि अभी ये लड़ाई जितना उनको भुगतना था वो भुगत चुके हैं। अब इन्हें दूसरों को हार्म करना है, और वही उनका मकसद रह गया है। अच्छा, दूसरा, उसके बाद जो आप कह रहे थे कि देखिए गैस और तेल का रेट तो अमेरिका में बढ़ना शुरू हो गया। अमेरिका एक वॉर नहीं लड़ रहा है, अमेरिका 2 वॉर लड़ रहा है। साल भर में ट्रंप सरकार ने 2 बड़े वॉर के शुरुआत की, टैरिफ वॉर, अरब ईरान वॉर, और दोनों वॉर अमेरिका के ऊपर महंगा पड़ रहा है। जिस तरह से हम लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है ऑयल और गैस का, अमेरिका के ऊपर उतना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका एक नेट एक्सपोर्टर है ऑयल और गैस के। उसके अपने खुद के ऑयल और गैस रिसोर्सेस काफी है, और अमेरिका बहुत बड़ा इकोनॉमी है, और वो बहुत उसके काफी सारे शॉक एब्जॉर्वर्स है। लेकिन जो आम जनता अमेरिका का है, वो ऑलरेडी ये जो टैरिफ वॉर को लेकर उसके कठिनाई बढ़ गए थे, और इस वॉर से और बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अब $1 बिलियन हर रोज का खर्चा हो रहा है, और ये किसी ना किसी तरीके से मान लीजिए वॉर 40-50 दिन खींच जाता है, तो और जितना खींचता है उतना खरीदारी, उतना खर्चा बढ़ता है। ठीक है, तो $50-60 बिलियन एक वॉर के ऊपर खर्चा हो जाएगा। वो उसकी भरपाई कौन करेगा? अमेरिकन टैक्स पेयर करेगा। तो आज नहीं तो कल उनके ऊपर आएगा, और इसको अमेरिका के लोग समझना शुरू कर दिए हैं। सबसे जो आपने कहा कि अमेरिका में अब ये शुरू हो गया है कि व्हाई आर वी फाइटिंग दिस वॉर, दिस इज नॉट आवर वॉर। हम इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? और अमेरिका में हम अक्सर यही होता है, जब तक कोई अमेरिकन का मौत ना हो तब तक अमेरिकन लोग झंडा लेकर रास्ते पे नहीं आते। जैसे जैसे आप देखेंगे अमेरिकन कैजुअलिटी बढ़ेगा, अमेरिकन रिसोर्सेस के ऊपर दबाव आएगा। अब देखिए परसों तरसों उनके जो सबसे बड़ा वेसल है, क्या कहते हैं, यूएसएस
जो फोर्ड वॉरशिप है, उसमें ऐसी आग लग गई कि उसको वापस ले जाना पड़ा ग्रीस में, और वो अभी इस लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता है। तो आप डाउन टू वन है। मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये लड़ाई इतना महंगा लड़ाई क्यों है? क्योंकि बड़ी अजीब चीज है। अमेरिका 1991 में जब अटैक किया इराक को, 2003 में जब वो इराक को अटैक किए, ये हर गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, ये दोनों का फायदा उठा के उन्होंने सारा एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स क्रिएट किए थे सारे अरब राष्ट्रों में, ये कहकर कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। हाँ, आप एक चीज देख रहे हैं, इस युद्ध में सारे चीज अमेरिका से ही ला रहा है। तो ये जो वॉर बेस बनाए हैं, वहां से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा पजल है, और इसीलिए घंटों घंटों उनका एरोप्लेन को, पायलट्स लोगों को एरोप्लेन चला के लाना पड़ रहा है। वॉरशिप्स आ रहे हैं इतने दूर से, वॉरशिप्स जो है उनके ऊपर प्रेशर हो गए हैं। तो ये मत सोचिए कि ये जो सिनेमा में जैसे दिखता है एकदम उड़ गया और स्ट्राइक कर गया, ये बहुत महंगा लड़ाई है अमेरिका के लिए भी। आज के दुनिया पे इस वॉर का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? अमेरिका के लिए अब किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, उनके खुद के एलाइज की रिस्पेक्ट नहीं है। तो अमेरिका अपनी लीडरशिप रोल खो चुका है। जैसे मैंने कहा, इस लड़ाई में अब मीडिएट कौन करेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठा है। और हो सकता है, मुझे लगता है कि ये खेल कहीं चाइना ना कर जाए, और अगर चाइना कर गया तो आप समझ लीजिए ये जो चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी यूएस का है जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, उसको सबसे बड़ा झटका है। बिल्कुल आखिरी सवाल राजेश जी, और बिल्कुल संक्षिप्त जवाब, कि इंडियन इकोनॉमी पर जो असर पड़ता दिख रहा है, और जब तेल का दाम बढ़ रहा है, जब गैस किल्लत बढ़ रही है, तो हमारी महंगाई बढ़ रही है, लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, हमारी सरकार को ये कोई आलोचना का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं, ये हमसे इतर है, दूसरे लोग कर रहे हैं जिसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, ताकि हमारे देश में लोगों की परेशानियां कम हो सके? वो रास्ता क्या हमारे पास है? सरकार को चलाने का भार जिनके ऊपर है, उन्हें चुनाव प्रचार में कम समय देना चाहिए, और यहां बैठ के रणनीति, इस समस्या से, ये जो आफत आने वाली है उससे कैसे हम जूझे, उसके ऊपर समय देना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार में ज्यादा समय जा रहा है अभी, और यहाँ, क्योंकि अभी एक चीज तो साफ है, अभी आम आदमी को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और मैं बहुत सोच समझ के ये बोल रहा हूं, कमर तोड़, क्योंकि अभी आपने कुछ देखा नहीं है। ये तो जैसे मैंने कहा, स्टॉक मार्केट में कल जो देखा वो ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। फिल्म क्या बाकी है? अब सबसे पहला चीज ये है कि जैसे असेंबली इलेक्शंस खत्म होंगे, आपके पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ेंगे, गैस के शॉर्टेज हो गए, कुछ रेट्स बढ़ गए, उससे आप देख रहे हैं जो रोटी 5 रुपए का मिल रहा था वो 8 रुपए हो गया, जो चाय 5 रुपए का हो रहा था वो 10 रुपए का हो गया। तो जो आम जनता का जो कंजम्पशन है, स्ट्रीट वेंडर्स, लाखों के तादाद पे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है शहरों में, सबकी दुकान बंद हो गई, सबकी रोजगार बंद हो गई। ठीक है, तो एक तरफ रोजगार का कमी, दूसरे तरफ महंगाई, ये डबल व्हैमी होगा गरीबों के ऊपर, खास करके गरीबों के ऊपर, और मिडिल क्लास को भी बहुत जबरदस्त लगेगा। महंगाई जो है ज्यादातर अभी हमारे एसेंशियल कंजम्पशंस में बढ़ेगा पहले, उसके बाद आपके घर के बिजली के बिल बढ़ेंगे, और आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेंगे, में खाने का सामान में बड़ी बढ़ोतरी की आशंका है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्टिलाइजर है प्रोडक्शन में अभी यूरिया प्लांट 60% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि गैस नहीं है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पे सल्फेट और एलपीजी गैस 2 क्रिटिकल इनपुट्स है, और दोनों की कमी हो गई। और कुछ फर्टिलाइजर हम बनाते भी नहीं है ज्यादा, जैसे डीएपी हो गया, वो ज्यादातर हमारे यहाँ चाइना एक बड़ा सप्लायर है, चाइना ने डीएपी के ऊपर जो है, डीएपी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया।
ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर अभी तो स्टॉक्स है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक ये लड़ाई चली तो फर्टिलाइजर प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट होगा। हो सकता है गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा और फूड प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आ गया। मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने में हमारा महंगाई का दर 5% से ऊपर चला जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। सरकार की तरफ से आपने जो पूछा, इस तरह का परिस्थिति में हमारे यहाँ ऑलरेडी एक वॉर रूम बना देना चाहिए। पहले होता था कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनते थे, हर मिनिस्ट्री का लेकर जीओएम बन जाते थे, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाते थे, क्योंकि इसमें हर तरह के लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। वही मैंने आपको शुरू में जो कहा था, केंद्रीकरण गणतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है, और खास करके इंडिया जैसे संघीय व्यवस्था और 140 करोड़ आबादी का देश में केंद्रीकरण अच्छा नहीं है। हर चीज पीएमओ में क्यों डिसाइड हो, ये चीज अभी तक हमारे यहाँ पे फिनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, सबकी एक लेकर एक वॉर रूम बन जाना चाहिए था, एक हाई पावर्ड कमिटी बन जाना चाहिए, टास्क फोर्स बन जाना चाहिए था, और एम्पावर्ड, जो कि अपने डिसीजन ले सके, ना कि हर चीज वेट करे पीएमओ से अप्रूवल के लिए। ये मुझे होते हुए नहीं दिखाई दे रही, इसकी बहुत आवश्यकता है, जरूरत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश महापात्रा, आपने आज इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो आर्थिक संकट दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया भर में, हमारे भारत में भी, हम ठीक है कि हम युद्ध से दूर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध न हो, लेकिन हम उससे प्रभावित होने वाले देशों में शायद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश बन गए हैं, क्योंकि हमारी आबादी भी ज्यादा है, हम कंज्यूम भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो सीधे सीधे इस वार से प्रभावित हैं। तो ऐसे में भारत सरकार को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस पर जो सुझाव आपने दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शुक्रिया।